पैनल में इकोनॉमिस्ट मौजूद है, उनके पास लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि अब बात यहाँ पर आंकड़ों की और सही स्थिति क्या है उस पर भी आती है। लाभार्थी वर्ग का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए कि लाभार्थी वर्ग, अगर मैं उसे कहूं कि जो बहुत गरीब है, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ उसके लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था भर कर देना और इससे लेकर उसको दे देना, क्या यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है? या उसके जीवन में भी एक क्वालिटी लाइफ जो होनी चाहिए, एक आदर्श जीवन शैली जो होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास कब होंगे, ये एक सवाल है। और इससे लेकर उसको देना, मैं चाहूंगी प्रोफेसर अरुण कुमार इस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करें। जो स्थिति अभी महंगाई को लेकर दिखाई दे रही है, क्या वाकई महंगाई मुद्दा है या ये पटल से पूरी तरह से गायब हो चुका है डिस्कोर्स से? देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमें समझना पड़ेगा फ़र्क दाम में और महंगाई में, प्राइस में और इन्फ्लेशन में। देखिए, इन्फ्लेशन जब होता है तो इसका मतलब है दाम बढ़ने की दर, यानी कि सिर्फ दाम ही नहीं, दाम किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन होता रहता है तो जेब पे डाका पड़ता रहता है। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट कम भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि डाका आपकी जेब पे पड़ता चला जा रहा है। तो अगर पहले 7.04 है, उससे 7.01 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब दाम बढ़ने की दर कम हो गई है, पर दाम बढ़ रहे हैं। और जैसे से दाम बढ़ेंगे तो आपकी जेब पे डाका पड़ेगा। और खासकर हमारे देश में जहाँ 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है। जो संगठित क्षेत्र वाला है उसकी तो डीए मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, पर वो भी 6 महीने बाद मिलेगा। तो 6 महीने तब तो उसकी भी जेब पे डाका पड़ता रहता है। तो इसलिए जो भी ये इन्फ्लेशन चल रहा है उसका असर हर एक की परचेजिंग पावर पे पड़ रहा है। और खासकर इस समय जबकि हमारा असंगठित क्षेत्र बेतहाशा बुरी तरह पिट गया है, नोटबंदी से पिटा, फिर जीएसटी से पिटा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से पिटा, फिर लॉकडाउन से पिट गया। तो वहाँ पे जहाँ पे कि आपका जो असंगठित क्षेत्र है उसमें गिरावट है, वहाँ पे यूनिट्स बंद हो गए हैं, लोगों की आमदनी कम हो गई है, उस समय ये दोहरी मार पड़ रही है। तो इसका असर बहुत ज़्यादा है। सवाल ये आपने जो उठाया कि इसका पॉलिटिकल असर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इसको तो जो गरीब आदमी होता है वो अपने आप से जब फील्ड में नहीं निकलता है, वो प्रोटेस्ट नहीं करता, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज उसको ऑर्गेनाइज करेंगी तभी वो निकल पाता है। तो जिसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है उसको आज ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष एक तरह से डर गया है, विपक्ष घबराया हुआ है। आप जगह जगह देखें तो विपक्ष सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं देश के सामने, पर वहाँ पे विपक्ष सामने नहीं आ रहा है। तो आज विपक्ष की कमजोरी भी इसके लिए एक जरूरी। तो शुभ्रांश जी से मैं इस पर जरूर रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले शरद कोहली जी का भी एक रिएक्शन यहाँ पर आ जाए। शरद कोहली जी, परिस्थितियां किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या अब जो खुदरा महंगाई दर दिखाई दे रही है, क्या ये न्यू नॉर्मल है? अब ये ऐसे ही चलेगा या कम होने की संभावना है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे ख्याल शायद ही कोई विश्व का ऐसा, कल मैं आकलन कर रहा था, 37 देश ऐसे हैं विश्व के जहां पर इन्फ्लेशन डबल हो चुका है, मतलब दुगना हो चुका है बिल्कुल। और कहीं कहीं तो इससे भी ऐसा हो चुका है जिसको हम नाप ही नहीं सकते, उसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर अभी जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जो जीएसटी के लिए हंगामा हो रहा है सारा, इसमें एक विडंबना है। विडंबना एक तो जो शहजाद ने कही कि वहाँ पर काउंसिल के मेंबर्स बैठे हैं, उनको अगर आप सदन से वॉकआउट कर रहे हैं तो आप जीएसटी काउंसिल से वॉकआउट कर जाते, पहली बात। दूसरी बात, जो ये जीएसटी फिटमेंट कमेटी होती है काउंसिल में, उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी, अगर मेरी जानकारी ठीक है, तो उसमें राजस्थान, केरला और उसके वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी। अब एक कहावत होती है मीनाक्षी, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। अब ये कहाँ फिट होती है? क्योंकि आपने जब उस समय आपको इस तरीके से, काउंसिल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये दर्शकों के भी काम की चीज़ होगी। काउंसिल में इसको इस तरीके से रखा जाता है कि साहब देखिए, ये जो खुला माल बिकता है, कंपनीज क्या करती हैं, जहाँ पर अपना नाम लिख देती हैं और कीमत कम करने के लिए एक पैकेट पे नाम नहीं लिखती, एक वाइट लेबल लगा देती हैं, तो वो टैक्स की इवेजन तो काउंसिल के सामने रखा जाता है। देखिए साहब, इसमें 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन हो रही है। अब जब काउंसिल के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो हमारा रेवेन्यू लीकेज हो रहा है। उस समय उन्होंने सबने दस्तखत किए, सबने हक बकायदा साइन किए जाते हैं, हर एक मेंबर साइन करता है। तो उस समय आपने इस पे हाँ कर दी। और दूसरा इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा, मैं उसी को दूसरे तरीके से पेश करता हूं। एक रिलेटिव टर्म है। मैं मान लीजिए 25,000 रुपए महीना कमाता हूं, मेरा खर्चा महीने का 20,000 रुपए है। तो मैंने मान लीजिए जो दूध, दही, पनीर जिसकी बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है, दालों की बात हो रही है, खुले और पैकेट वाले की बात हो रही है, तो अगर मेरा खर्चा कुल मिला के मीनाक्षी, इनके बढ़ने के बाद भी 20,000 का 20,000 ही रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सरकार ने बाकी कदम उठाए हैं, फ्यूल पे वैट कम, एक्साइज कम करने का, वैट कम करने का, तो महंगाई को हमेशा रिलेटिव टर्म्स में देखा जाता है। अब महंगाई किसी एक चीज, अगर मेरा मान लीजिए 500 रुपए महीने का बिल बढ़ गया इन चीजों से जो जिसकी अभी बात हो रही है, और मेरा बाकी चीजों में 1,000 रुपए कम हो गया,
तो मेरा ओवरऑल मंथली खर्चा वही रहा। तो मुझे लग रहा है कि सरकार निरंतर कदम उठा रही है, और अगर अभी तो 18 जुलाई से लागू हुआ है, इसका 13 दिन का इफेक्ट आपको जुलाई में दिखेगा, पूरा इसका असर अगस्त में दिखेगा। ओके, देखिए ऐसा है कि एक कंजम्पशन बास्केट होती है, हाँ, तो अमीर की कंजम्पशन बास्केट अलग होती है, गरीब की अलग होती है, मिडिल क्लास की अलग होती है, तो हर एक पे अलग अलग असर पड़ता है। हमारे देश में जितना असंगठित क्षेत्र है उतना और किसी देश में नहीं है। 94% वर्कर हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र में है। इसीलिए आपने देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो इतना बड़ा पलायन हुआ। आपने और किसी देश में पलायन देखा इतना बड़ा कि लाखों करोड़ों लोग जो है गर्मी में, धूप में बच्चों को गोद में लिए सब निकलने लगे। दूसरी बात, मैं एक जो शरद जी ने कहा कि जो वोटिंग होती है इसमें जो जीएसटी काउंसिल में, तो वहाँ पे 75% वोट चाहिए किसी चीज़ को पास करने का। तो स्टेट्स के पास तो सिर्फ 2/3 है। तो जो सेंटर होता है उसके पास वीटो है। अगर कोई चीज सेंटर नहीं चाहता है करे तो वो वीटो पर वो ऐतराज नहीं किया गया। लेकिन सर ये जो आपने कहा, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं कि जब नहीं, देखिए बाद में वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ने तो कहा कि हमने जब मना किया, और ये जो हाँ वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ने कहा हमने मना किया। देखिए यहाँ राजनीतिक बहस अलग बात है। देखिए, और जब प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे लोग बोलते हैं, हम लोग इनको इकोनॉमिक्स सुनते आए हैं, अगर ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर इन्हें नहीं पता है तो ये बड़ा खराब मुझे लग रहा है। क्योंकि वहां अगर डिसेंट नोट है, डिसेंट नोट सामने आता है इस मसले पर, किसी भी राज्य के वित्त मंत्री ने जीओएम गठित हुई थी, कर्नाटका वेबसाइट पे मीटिंग हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखित में कह रहा हूं कि एक भी डिसेंट नोट नहीं है। और जब पिछली बार वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने डिसेंट दिया है। ठीक है सर, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है मैं आरुष शहजाद आपके पास। सर मेरा पॉइंट ये कि आपने जो बिंदु गिनाए कि देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, काम ऐसे होता है, वो एक आदर्श स्थिति है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से भी तो किसी राज्य की तरफ से ये बात नहीं आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, मुद्दा ये है। लेकिन ठीक है शुभ्रांश, मैं शुभ्रांश, ठीक है 10 सेकंड। देखिए इस मसले पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में वेस्ट बंगाल के, झारखंड के, केरल के सभी के वित्त मंत्री थे। और उदाहरण मैं बता दूं कि कैसे राजनीतिक दल आपको ये समझते हैं कि आपकी जानकारी ना आए, नेता दोनों तरफ के लड़ने लगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कौन भारतीय नहीं चाहता है कि वो जीएसटी के दायरे में आ जाए? लेकिन लखनऊ में जब एजीएम उसकी मीटिंग होती है और उसके बाद क्या होता है कि सभी दल आकर कहते हैं, और खुद वित्त मंत्री भी कहती हैं कि सभी जितने राज्य थे सबने कहा कि इसको हम फिलहाल दायरे से बाहर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन सबको चाहिए। 5 साल की जो अवधि थी, जो कंपनसेशन अभी तक स्टेट्स को दिया जा रहा था जीएसटी के बाद, वो खत्म हो रहा है। इसलिए कोई भी राज्य अपना रेवेन्यू कम नहीं करना चाहता है। सच ये